नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आपको ध्यान होगा, आज से लगभग 7-8 महीने पहले की बात है, सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मिशन अनाउंस किया गया था, जिस मिशन का नाम था मिशन कर्मयोगी। ये जो मिशन था बेसिकली अनाउंस किया गया था इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। नाउ इसी मिशन के चलते अब एक नया कदम है जो कि भारत की सरकार के द्वारा लिया जाने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूज 18 की यह खबर है, सेंटर टू हायर अ लीडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्म टू रिवैम्प दी कॉम्पिटेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एंड साथ ही में ये वाली जो फर्म है गवर्नमेंट के 7 विभागों को भी स्टडी करने वाली है। तो ये वाला जो कदम है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसके तहत चीजें क्या क्या होने वाली हैं एंड एग्जैक्टली जो नया मॉडल है वो यहाँ पे क्या फॉलो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है तो टेलीग्राम पे जाइए, मेरी डिटेल्स वहां पे आपको दे रखी हैं, आप मुझसे वहां पे संपर्क कर सकते हैं। राइट, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच कोर्स है दोस्तों वो आज शाम को शुरू होने वाला है। शाम को 6 बजे इसकी पहली क्लास होने वाली है एंड टुडे इज द स्टार्टिंग डेट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय स्पेशल रेफरल कोड ANI UPSC। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल इंडियन ज्योग्राफी नहीं, हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। फिर भले वो 1 ईयर का कोर्स हो, फिर भले वो 2 ईयर का कोर्स हो, फिर भले वो रिवीजन बैचेस हो। आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश बाइलिंगुअल, ऑल काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर आल्सो अवेलेबल। आपको अगर NCERT से स्टार्ट करना है तो वो वाला प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। You will have the top educators and the Delhi faculty and the ex-bureaucrats who will be guiding you throughout the journey of this particular UPSC examination. इसका जो कॉस्ट आता है दोस्तों, it is 44,500 rupees if you go for 1 year, और अगर आप 2 साल के लिए जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा 64,800 rupees। ये सारी की सारी कॉस्ट और डिस्काउंट्स आपको तभी मिलते हैं अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। इस पे कई सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स चल रहे हैं जिसका आखिरी दिन आज यानी कि 2 जून है। अगर आप लोग GS को ऑप्शन के साथ कंबाइन करते हैं यू विल बी गेटिंग अट्रैक्टिव 25% डिस्काउंट, और इसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। राइट गाइस, सो देखिए आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आई एम वेरी वेरी श्योर, मिशन कर्मयोगी के बारे में, कि रूल्स बेस्ड से लेकर हम रोल्स बेस्ड के पूरे कार्यक्रम को बदलना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम का जो पूरा का पूरा नाम था वो ये था नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB। इसके कई सारे प्रावधान थे और उन्हीं प्रावधानों में अब एक नई चीज को ऐड कर दिया गया है जो कि मैंने आपके सामने अभी बताई है कि एक नई फर्म को ऑनबोर्ड किया जाएगा। और ये जो नई फर्म है इसको भारत सरकार के द्वारा ऑनबोर्ड किया जाएगा। ये इंडिया की एक ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसी फर्म होने वाली है जो कि कुल मिला के 2 काम करेगी। सबसे पहली बात तो जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है उसकी कॉम्पिटेंसी को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी चीज, ये वाली जो फर्म होगी ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और वर्क एलोकेशन को भी चेक करेगी। किस किस चीजों का? भारत के 7 की मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की ये कंप्लीट स्ट्रक्चर और वर्क एलोकेशन को चेक करेगी और उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में एडवाइजरी भी यहां पर इसके द्वारा दी जाएगी। ये कौन से 7 डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं देखिए आपके सामने मैंने मेंशन किया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 7 डिपार्टमेंट्स में से हैं वो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। आपको बता दूं ये हमारी पूरी की पूरी मंत्रालयों में पूरे के पूरे हमारे सरकार में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंसल्टेंसी फर्म के द्वारा स्टडी करवाया जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कोविड क्राइसिस कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनके काम को और बेहतर करवाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, रूरल डेवलपमेंट भी है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी है एंड ऑब्वियसली DOPT खुद भी यहाँ पर इंक्लूड करवाया गया है। नाउ ये जो पूरी की पूरी फर्म है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो भी फर्म आने वाली है वो इस फ्रैक मॉडल के ऊपर काम करने वाली है। अगर इसकी बात करें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए कई सारे ऐसे चैलेंजेस थे, कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिसकी चलते बेसिकली ये जरूरत पड़ रही थी कि भारत को अपनी ब्यूरोक्रेसी में कई सारे बदलाव लाने चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर अभी
प्राइवेट फर्म को ऑनबोर्ड करने के लिए एक बिडिंग डॉक्यूमेंट को रिलीज कर दिया है। इस बिडिंग डॉक्यूमेंट में ये वाली लाइन यहां पे दी गई है, ध्यान रखिए अभी फर्म फाइनलाइज नहीं करी गई है, केवल बिडिंग डॉक्यूमेंट सामने आया है और इसके बाद फर्म फाइनलाइज करवाई जाएगी। ये बिडिंग डॉक्यूमेंट ये कहता है कि द यूनिक चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया अलोंग विद एन अनप्रेसिडेंटेड डिजिटल पेनिट्रेशन एंड IT लिटरेट वर्कफोर्स, इन्होंने नेसेसिटेट कर दिया है क्रिएशन ऑफ अ फ्रेमवर्क विच इज यूनिक टू द वर्ल्ड एंड हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बिफोर। इसी के चलते हमें भारत में कई सारे बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब यहां पर जो भी कंसल्टेंट जिसको भी हायर करवाया जाएगा, गवर्नमेंट की उससे ये डिमांड है कि वो एक फ्रैक मॉडल को तैयार करेंगे। फ्रैक मॉडल क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, सो दैट हम ऐसे सिविल सर्वेंट्स को तैयार कर सकें जो कि आने वाली जो फ्यूचर की सिविल सर्विसेज हैं उसमें अपने आप को फिट करवा सकें। दिस इज द मेन एजेंडा जो कि यहां पर सामने रखा गया है इस फ्रैक मॉडल के चलते। नाउ इसमें फ्रैक मॉडल के बारे में थोड़ी सी चीजों को और हम डेप्थ में समझने वाले हैं। फ्रैक मॉडल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट क्या कहता है? सबसे पहली बात तो हमने आपको पहले भी बताया था कि कर्मयोगी वाले मिशन में भी ये था कि रूल्स बेस्ड से वी आर शिफ्टिंग टू द रोल्स बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। फ्रैक भी ऑलमोस्ट सिमिलर बात ही करता है। वो ये कहता है कि वी विल बी मैपिंग द रोल्स एंड द एक्टिविटीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी गवर्नमेंट पोजीशन विद देयर डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज। आप इसको आसान भाषा में समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, कई सारे यहाँ पे पद होंगे, कई सारे अलग अलग लेवल की हायरार्कीज बनी होंगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो भी अलग अलग पद होंगे उसके ऊपर आप किस लेवल के ऑफिसर को बिठा रहे हैं, उसकी पहले की कॉम्पिटेंसी क्या है, उस पद की डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी क्या है, इन सभी चीजों को मैप करने वाले हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर कोई IAS ऑफिसर है तो उसको भारत में किसी भी मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के रोल पे बिठा दिया जाता था। लेकिन दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज बेसिकली सेइंग कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट पोजीशन की रोल्स और एक्टिविटीज हैं हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उस हिसाब से वहां पर जाके उस लेवल के IAS ऑफिसर को बिठाया जाएगा। अब उसमें भी डिपेंड करेगा कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो ये एक हायरार्की बनाई जाएगी कि अगर मान लीजिए कोई अगर नया IAS ऑफिसर आया है तो उसको हायरार्की में नीचे रखा जाएगा, कोई पुराना और अनुभवी अफसर है तो उसको ऑब्वियसली हायरार्की में ऊपर रखा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जानकारी कितनी है, क्या वो वहां पे जो रोल और एक्टिविटी रिक्वायर्ड है क्या वो उस चीज को प्रोवाइड करवा पा रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फ्रैक वाला मॉडल आपके सामने गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है। नाउ ये मैंने आपको बहुत ही क्रूड तरीके से बताया है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती हैं, बस वही चीजें हैं जो कि यहां पर आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में आपको अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने BCom या MCom या फिर CA की पढ़ाई करी हो। आपको HR के डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने MBA करी हो HR में, वगैरह वगैरह। इस तरीके से ही चीजें होने वाली हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, जहां पे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर कोई IAS ऑफिसर है तो उसको किसी भी पोजीशन पे बिठा दिया जाता था। लेकिन जो ये फ्रैक मॉडल है ये बेसिकली ये कहता है कि रूल्स बेस्ड से हमें बाहर निकलकर रोल्स बेस्ड ब्यूरोक्रेसी में आना होगा, जिसमें कि जो लोगों की तैनात होने वाली बेसिकली प्रक्रिया है वो कंप्लीटली बदल दी जाएगी। इतना ही नहीं, फ्रैक बेसिकली 3 तरह की कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन करता है। सबसे पहली कॉम्पिटेंसी क्या है? बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। दूसरी कॉम्पिटेंसी क्या है? फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। तीसरी कॉम्पिटेंसी है डोमेन कॉम्पिटेंसी। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी बेसिकली ये बताता है कि आपके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज अवेलेबल हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है। यानी कि मान लीजिए आपके सामने कोई मुसीबत आती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या आप डिसीजन मेकिंग की क्षमता रखते हैं, क्या आप नेटवर्किंग की क्षमता रखते हैं, नहीं रखते हैं। फिर फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, क्या आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को डोमेन्स के अक्रॉस इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपनी टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन आपकी किस तरीके से होती है। नाउ फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर है जो कि काफी सालों तक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम कर रहा था, सडनली उसको रोल मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो क्या वो अपनी जो स्किल्स हैं जो उसने कल्चर में लगाए थे, क्या वो उन्हीं चीजों को फाइनेंस की मिनिस्ट्री में आके अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर डोमेन कॉम्पिटेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिशियल्स वर्किंग एट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस रिक्वायरिंग कॉम्पिटेंसीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब कई सारे लोग हैं, अब कई बार होता है कि इंजीनियर्स या फिर कोई और
बैकग्राउंड वाला बंदा मान लीजिए IAS ऑफिसर बन जाता है, लेकिन वो IAS ऑफिसर बनकर क्या वो CBIC में जाके वो काम कर पा रहा है जो कि वहां पे रिक्वायर्ड है, राइट? तो ये सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, और जब ये कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन कर दिया गया है, आगे जाके इन्हीं के आधार पर 3 तरह की डिक्शनरीज बनाई जाएंगी। ये डिक्शनरीज बनाई जाएंगी, डिक्शनरी ऑफ द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, डिक्शनरी ऑफ फंक्शनल कॉम्पिटेंसी एंड द डिक्शनरी ऑफ डोमेन कॉम्पिटेंसी। अब इसका फायदा क्या होगा कि आगे जाके हमें ये मालूम पड़ जाएगा इस डिक्शनरी के माध्यम से कि अगर मान लो ये कोई भी इंसान है, क्या वो इसके लिए सक्षम है? अगर सक्षम है तो उसको इस डिपार्टमेंट में हम लोग लगा सकते हैं। क्या वो इसके लिए सक्षम है? जी नहीं है तो उसको नहीं लगाएंगे। ये सब चीजें बेसिकली इस पर्टिकुलर फ्रैक मॉडल के अंतर्गत होने वाली हैं, जिसमें कि आप ऐसा मान लीजिए ऑलमोस्ट गवर्नमेंट वर्किंग को भी एक तरीके से प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं। नाउ जो कंसल्टेंट हायर करवाया जाएगा वो बेसिकली फ्रैक मॉडल को तो इंप्लीमेंट करेगा ही करेगा, लेकिन वो फ्रैक मॉडल को इंप्लीमेंट कहां करेगा? तो सबसे पहले तो कंसल्टेंट जो है सरकार की हेल्प करेगा, सहयोग देगा इन ऑर्डर टू सेट अप अ फ्रैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये वाला जो ISTM बना हुआ है नई दिल्ली में, यहीं पर एक और फ्रैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनवाया जाएगा, जहां पर इन सभी IAS ऑफिसर्स की और अन्य कई सरकारी अफसरों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, यहां पर केवल ट्रेनिंग ही नहीं, असेसमेंट ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस होगी, यानी कि वैश्विक स्तर पे क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीजों के आधार पर हम उन चीजों को इंडिया में कॉपी करेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशंस हुआ करेंगी, वर्कशॉप्स हुआ करेंगी, एंड विद द थॉट लीडर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए सरकारी अफसर है तो उसकी ट्रेनिंग नॉन स्टॉप चलती रहेगी, कुछ ना कुछ लेवल पे उसको कुछ ना कुछ सिखाती ही रहेगी सरकार थ्रू दिस फ्रैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इतना ही नहीं, द कंसल्टेंट जो है, वंस मान लीजिए आपने कंसल्टेंट को हायर कर लिया तो वो ये भी बताएगा कि किसी भी सिविल सर्विस के ऑफिसर से क्या क्या आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं, क्या क्या अकाउंटेबिलिटीज एक्सपेक्टेड हैं। उस हिसाब से वही फिर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, मान लीजिए वहां पर कोई पद खाली पड़ा हुआ है, तो जो वो कंसल्टेंट बताएगा कि यहां पर हमें इस कॉम्पिटेंसी का इंसान चाहिए, उस हिसाब से वहां पे इंसानों को तैनात किया जाएगा, उस इंसान से वहां पे इंसानों को नियुक्त किया जाएगा। ये पूरी की पूरी चीज होने वाली है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सारी की सारी कंसल्टेंसी एक प्राइवेट फर्म के द्वारा दी जाएगी इनटू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनटू दी गवर्नमेंट वर्किंग। नाउ देखिए, अभी तक ये खबर केवल थोड़ी सी ही सामने आई है, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी बाकी है। बट बिफोर वी डू अ क्रिटिकल एनालिसिस, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें कि क्या आपको लगता है कि ये वाला जो कदम लिया गया है ये बिल्कुल सही दिशा में लिया गया है, या फिर क्या आपको लगता है कि जो रिफॉर्म्स ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए वो गवर्नमेंट के भीतर से ही होने चाहिए, उसमें निजी क्षेत्र की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अनअकैडमी की सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में आपको हिस्सा लेना है। 13 जून को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, एंड अनअकैडमी कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।